बच्चे हैं, फिजिक्स का शायद उसको लाया है, जो ने राहुल पढ़ाता है। क्या केमिस्ट्री को रखती है। 2 मिनट के बाद उल्टा हो गया। कहीं बात करना होगा तो इसमें से उठा के यहाँ रख लेंगे तो आवाज नहीं रह जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट वाला को घुमा दीजिए। थर्ड सेमेस्टर वाला को क्या पढ़ना? बाजार में सिलेबस मिलता है सर? हाँ, देते हैं ना वो सिलेबस देते हैं। केमिस्ट्री हाँ, समय से अच्छा है। आर.एल. मदन का देखे तो खाली थर्ड सेमेस्टर का दिया। तू का भी दिया था, आए नहीं, वो निकल गया। कहे हैं फिर भाई बात। थर्मोडायनामिक्स ठीक है। कम में प्रैक्टिकल है आता है। ना ऑर्गेनिक का भी है ना। ऑर्गेनिक है थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल ऑर्गेनिक। सेकेंड सेमेस्टर का क्या है ताकि नहीं तो मोबाइल नंबर हो। सेकेंड और फर्स्ट भी मांग लीजिएगा। हाँ, ये मोबाइल से भेजेगा। बताइए सर आपकी बात। रजनीश सिंह। हाँ, रजनीश जी। हाँ, हेलो रजनीश जी। हेलो। हाँ, हमारा कल यहाँ बीएससी मैथ बीडी यादव बोल रहे हैं, बीएससी मैथ बीडी यादव। हाँ, कह रहे हैं बीएससी मैथ से बोल रहे हैं बीडी यादव। मैथ मैथ से बोल रहे हैं, यहाँ किसान कोल्ड स्टोरेज आए थे किताब देने के लिए। बीएससी मैथ बीडी यादव। हाँ, मैं आए थे किताब देने के लिए बीडी यादव बीएससी मैथ में। अच्छा गाड़ी हेलो कर। हाँ, कह रहे हैं कि बीएससी मैथ से बीडी यादव बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये कहे थे केमिस्ट्री में सेकेंड सेमेस्टर का छोड़ गया। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सर अपना शुरू किया है पढ़ाना। सेकेंड थर्ड तो दे ही दिए थे आप, फर्स्ट सेकेंड वही दिए थे वहाँ, मैंने जब गांधी चौक में था तो। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ, तो वह सेकंड का भी, थर्ड का दे दिया, थर्ड का मिल गया है। फर्स्ट और सेकंड केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री से। किसका? ओ फर्स्ट का, फर्स्ट का, हाँ फर्स्ट का। अच्छा ठीक है, लेते आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हम 2 बजे यहाँ आ जाएंगे, 2 बजे रख, 2 बजे से 8 निकल जाएंगे। ठीक। अच्छा किताब बताते हैं सर। देखिएगा, किताब से ठीक कर दिया तो बहुत नहीं। शॉर्टकट कर दिया, बहुत शॉर्ट। बहुत शौक है। मैथ में इतना शॉर्ट है, क्वेश्चन में नहीं। फिर एक मार्केट में भी नहीं है, इसलिए बिक रहा है। हाँ, किताब हो सुना गया के सर, नहीं। सही। अच्छा, ठीक, वो जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम क्या? सुनिए सर, थर्ड सेमेस्टर में उसका 3 हजार का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। यदि आ जाए कल से अपना कल आएंगे बना, कब टाइम सकते थे वो तो बना, जैसे अभी इसी में टाइम हाँ इसी के साथ नहीं, इसके बाद नहीं ना हम लोग अपना अभी पढ़ के चल जाएंगे। जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स चल रहा है, अच्छा वो लोग का कई बजे से होगा ये साथ बजे टाइम। रोज दिन आना तो संभव नहीं है। रोज दिन आना भी दिक्कत है। उधर लोड बहुत है। लेकिन 8 बजे नहीं ना, ये घंटा ढूंढना पड़ेगा, लड़की है सर। तो अभी कुछ दिन रुक जाना पड़ेगा। अभी लोड उधर बहुत है। ज़्यादा पढ़ाई बैठी क्या पढ़ रहा था तुम लोग? मैथ है जी। अच्छा आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन ना। थोड़ा सा नोट पूछेगा ऑपरेटर पर। ऑपरेटर जो है टूल है, औजार है, हथियार है। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, ऑफ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है। ये सब मैथमेटिकल टूल है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं, लेकिन ये यदि किसी के साथ मिल जाएगा तो उसके वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 दो संख्या लेते हैं। प्लस का अपने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसके बीच में प्लस डाल दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 3 है, माइनस सीधे का है, कोई माइनस है, कुछ नहीं समझते हैं। 2 3 के बीच माइनस तो क्या माइनस नहीं। डी बटा डी एक्स ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है इसका, लेकिन डी बटा डी एक्स 4 रख दे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, तो ऑपरेटर मैथमेटिकल टूल है जो किसी के वैल्यू को चेंज कर देता है। अपने आप में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो किसको चेंज, इसको यदि फंक्शन के रूप में ले, मान लो कि ऑपरेटर को ए से डिनोट करें, ठीक है। ये ऑपरेटर ए से या प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसमें से कोई हो सकता है। और कोई फंक्शन ले, जैसे मान लो कि 2 जोड़ 3 लिया था, तो उसको हम मान ले एफ एक्स। तो यह 2 जोड़ 3 बराबर या 5 ही एफ एक्स ही है कि दूसरा बदल गया? बदल गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि जी एक्स। जनरल लिखे
जनरल ऑपरेटर फर्स्ट फंक्शन बदल जाएगा किसमें? तो थोड़ा नोट में परीक्षा में लिखने के लिए लिखो। तो इसको गंसन ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं? जी एक्स को सर गंसन ऑफ एक्स भी पढ़ सकते गंसन ऑफ एक्स ये तो फंक्शन है, गंसन नहीं है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में चेंज हुआ। अब मैथ में तू पढ़ा है का गंसन? हम नहीं पढ़े हैं। मतलब एक से दूसरे में चेंज हो गया। जैसे पहले 2 जोड़ 3 था, नहीं, इस पर प्लस लगाया तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। हमको लगा कि मैथमेटिक्स में जी माने गंसन होता है का, हम अपने कंफ्यूज हो गए। नहीं, समझ गया। तो ऑपरेटर क्या है? मैथमेटिकल टूल होगा जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल दे। इसे मान लो कि रूट है, कि मैथमेटिकल टूल है, अपने में कोई अथी नहीं है, लेकिन 4 पर रूट लगा दोगे तो 2 हो जाएगा। तो इस 4 को यदि एफ एक्स मानो, इसको क्या मानो? ऑपरेटर मानो, तो ये 2 क्या हो गया? जी एक्स हो गया। लिखो तो 2-4 लाइन लिखो इसमें। ए ऑपरेटर is a mathematical tools which transforms one function into another। यानी एक फंक्शन है, इस पर ऑपरेटर भी आइएगा तो यह बदल जाएगा दूसरे फंक्शन में। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ETCR मैथमेटिकल टूल्स। लेट ऑपरेटर बराबर d/dx। एक फंक्शन ले लें हम लोग sin x, तो क्या होगा? तो पहले ऑपरेटर लिखोगे तो ऑपरेटर d/, तब पहला फंक्शन। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या पर cos x, तो यहाँ पर d/dx हो गया ऑपरेटर, ये पहला फंक्शन हो गया है। इसके बाद लिखो इन जनरल if f denotes operators which transforms function f(x) into gx, then we can write a operator f(x) is equal to। तो ऑपरेटर पर नोट पूछे तो इतना लिख देना, कोई भारी नहीं है। पहले ऑपरेटर लगेगा एक फंक्शन पर, उसका जो सॉल्यूशन होगा दूसरा फंक्शन।
एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो लोग मना let a is equal to d बटा dx fx बराबर fx is equal to ax स्क्वायर देन gx बराबर व्हाट निकालने ही के दिए अभी जैसा बताया वैसा ए ऑपरेटर एफ एक्स बराबर जी एक्स तो ए ऑपरेटर यानी डी बटा डी एक्स और कितना है ए एक्स स्क्वायर तो ए तो कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल गया डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर तो टू सॉरी ए आई हो गया टू ए एक्स तो जब ऑपरेटर डी बटा डी एक्स हो पहला फंक्शन ए एक्स स्क्वायर हो तो उसका दूसरा फंक्शन टू एक्स। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसलिए यहीं पर छोड़ते हैं थर्ड ईयर में चलोगे तो फिर डिटेल में पढ़ना है ऑपरेटर का भी पोस्टुलेट पढ़ना है। पिछला दिन पढ़े थे कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस नहीं पढ़ा था प्रोबेबिलिटी को बताता है रियल होगा तो बताया था कि साई स्क्वायर लिखना है इमेजिनरी होगा तो साई साई स्टार यदि साई स्क्वायर चाहे साई साई स्टार का इंटीग्रेशन 1 होगा तो कहते हैं कि फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। इन्हें बताए थे कि यदि फंक्शन दिया हुआ स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेट करो 1 होगा तो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन लेकिन यदि 0 होगा तो कहते हैं ऑर्थोगोनलाइज्ड। क्या है ऑर्थोगोनलाइज्ड है तो आपको फंक्शन दे दे और कहे कि ऑर्थोगोनल फंक्शन है साबित करो तो उसका इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू 0 आ गया इसका मतलब फंक्शन ऑर्थोगोनल है 0 नहीं आया तो ऑर्थोगोनल। तो परीक्षा में थोड़ा सा लिखने के लिए नोट पूछेगा कि ऑर्थोगोनल फंक्शन पर नोट लिखे तो सीधा तो हो गया मैथमेटिक्स बनाने के लिए कि इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू 0 आ जाए तो ऑर्थोगोनल फंक्शन है। इसी को थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके हम लोग परीक्षा में लिखने लायक बनाएंगे। हेडिंग लिखो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेव फंक्शंस if two wave functions psi1 and psi2 satisfy the condition integration psi1 psi2 d tau is equal to 0 then these functions are called orthogonal functions. Thus, conditions for orthogonality is
इंटीग्रेशन साई वन साई टू डी टॉ इक्वल टू 0। तो फाइव साइड टू उसके बाद dt इसको डी टॉ पढ़ते हैं। यदि साई बराबर साइन एक्स है तो ये एक्स है, तो डी टॉ के जगह पर डी एक्स लिखा है। यहाँ पर वाई है तो डी वाई, जेड है तो डी जेड। क्या है पता नहीं है, इसलिए जनरल हम लोग डी टॉ लिख देते हैं। तो बात उतना ही है कि अलग है इंटीग्रेशन, लेकिन थोड़ा परीक्षा में लिखने के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लोग तो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, अपने आगे बढ़ाना। ये बताओ तो लोग कि cos 0 क्या होता है? 1 होता है। और cos 2 पाई क्या होता है? 1 होता है। cos 4 पाई क्या होगा? ये सब जानता है ना, क्योंकि ये सब तुम लोगों को ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अब कहोगे ये काहे लिख दिए, ये काहे लिख दिए, तो इसका जरूरी होगा, लिखते हैं। लिखो तो एग्जाम्पल, उसके नीचे लिखो एक एग्जाम्पल। लेट साई 1 is equal to sin x and psi 2 is equal to cos x are orthogonal in interval of x is equal to 0 to x is equal to 2 pi because आपको पूछा जा रहा है दो वेव फंक्शन, एक साइन एक्स है और एक है कॉस एक्स है, यह ऑर्थोगोनल है इस रेंज में। क्यों ऑर्थोगोनल है? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यदि वैल्यू 0 आ जाएगा तो ऑर्थोगोनल होगा। तो करो इंटीग्रेशन, कहाँ एक फंक्शन ऐसा करते हैं, साई 1 साई 2 डी टॉ, यही ना। तो इंटीग्रेशन साई 1 के जगह पर साइन एक्स, साई 2 के जगह पर, तो देखो डी टॉ के जगह इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो डी टॉ के जगह पर क्या लिखोगे, डी। और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 पाई। हम तो लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी है, इसको सोल्व करके बताओ, 0 आ जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपर लिमिट वन, हाँ, अपर लिमिट वन। अब क्या करेगा, हमको 0 चाहिए। अब सोल्व करके बताओ कि 0 कैसे होगा। आप लोग पढ़े हुए हैं साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। अब थोड़ा सा हिंट्स दे दिए, आप मैथ बनाते हो ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना तो 2 अंक का दिक्कत है। तो एक फार्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू cos x। तो इसको आप लिख दीजिए 0 to 2 पाई 2 साइन x cos x dx, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो यह हो गया आपको 1/2 0 to 2 पाई, यह हो जाएगा साइन 2x dx। अब बनाओ आज, तो इतना कर दीजिए।
जीरो आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इन्हें पढ़े हो? तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और डिफ्रेंसिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। यहाँ पर देखो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x। और डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट से गुना होता है, इंटीग्रेशन में भाग, तो यह 2 से भाग, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। तो यह हो गया आपको -1/4 cos 2 पाई 0 से 2 पाई, यह 2x में 2x। तो यह हो गया -1/4 और cos 2, अब पाई का x के जगह पर 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस cos 2 इंटू कौन चीज, जीरो। तो हो गया -1/4 cos 4 पाई माइनस cos 0, तो -1/4, 1 माइनस 1 बराबर 2 ना, 1 माइनस 1 बराबर 2। तो हम लोग इंटीग्रेशन किए, जीरो आ गया, इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन जो है ऑर्थोगोनल है। यदि जीरो नहीं आता तो ऑर्थो, फिर 1 आता तब ना नॉर्मलाइज, ऑर्थोगोनल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पर अलग नोट लिखा हुआ है कि नहीं, नॉर्मलाइज फंक्शन, तो परीक्षा में पूछेगा इसलिए लिख दो, बात उतना ही होगा। क्या होगा, स्क्वायर करेंगे इंटीग्रेशन 1 आएगा तो नॉर्मलाइज। परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ा सा लिखो उसमें, मिटावे हेडिंग लिखो, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फंक्शन। if psi स्क्वायर dx और psi psi स्टार dx represents the probability of finding the particle at any point x, then the integration over the entire range of possible location must be unity, that is psi square dx is equal to 1 और इंटीग्रेशन psi psi स्टार dx डी टॉ लिखो, जनरल लिखते हैं डी, a wave function which satisfies
satisfied the condition integration psi square theta 1 or integration psi square theta 1 is called normalized wave function। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से क्या समझते हैं, परीक्षा में पूछ दे तो यह लिख देना। अब फंक्शन दे दे कहे कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, तो इंटीग्रेशन कर दो स्क्वायर करके, एक आ जाएगा तो है, नहीं आवे तो नहीं। हाँ? कहाँ एंटी रेंज और इंटायर पूरा इंटायर है, एंटी नहीं है, पूरे में। रेंज माने विस्तार होता है, पूरे में मतलब जहां से जहां तक कहता है। जहाँ तक आप परीक्षा में पूछने से समझ हाँ, ये सब हो सकता है कि नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर आगे हम लोग पढ़ने चले, सब पढ़े हुए, सब 11th में यदि पढ़े होंगे मन से तो सब पढ़ा हुआ है। क्वांटम नंबर पढ़ा था ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा लिखना ज्यादा है। इलेवेंथ में यदि पढ़ा था, यदि मन से या लिखने की प्रैक्टिस किए हुए होगा तो पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं। सब थोड़ा सा विस्तार से वहाँ पर साइड बुक कोई पढ़ा था, इस एनसीईआरटी में तो बड़ा कम लिखे हुए। साइड बुक पढ़ा होगा एबीसी, चाहे दिनेश, चाहे प्रदीप, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव, चाहे ओपी टंडन, ये सब उस समय जितना लिखे हुए काफी है कुछ। क्वांटम नंबर्स, अब कुछ बताओ, थोड़ा मोड़ा बताओ। पढ़े थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th में, कुछ बताइए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो तुम लोग पढ़ा, एक्स वाई जेड में पढ़ा था, तो वह जो इक्वेशन था, जैसे डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू, यह किस में है, एक्स में, वाई में, जेड में। तो एक्स वाई जेड में जो का इक्वेशन है, मैथ में पढ़ा होगा, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। फिर पोलर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आर थीटा फाई, ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, एंगल, इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको जब पोलर फॉर्म में बदलिएगा आर थीटा फाई में, तो 3 वैल्यू मिलेगा, एक आर का वैल्यू मिलेगा, एक थीटा का वैल्यू मिलेगा, एक फाई।
आर से जो वैल्यू मिलेगा उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थीटा से जो वैल्यू मिलेगा उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फाई से जो वैल्यू मिलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए कहाँ पर है, कैसे है, बताने के लिए तीन वैल्यू आता है, एक आर, एक थीटा, एक पाई, और इसके आधार पर वैल्यू, इसी तीनों वैल्यू को क्वांटम नंबर कहते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीन क्वांटम नंबर है, आर, थीटा, पाई। लेकिन ऐसे तो लोग पढ़ा है कि क्वांटम नंबर चार होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो वह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके चलते स्पिन क्वांटम नंबर है। तो पूछेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर है, तो तीन। और सीधे पूछ दे कि क्वांटम नंबर कितने हैं, तो चार। कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, स्पिन क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है, दूरी बताता है। तो मान लो कि यह फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट के लिए 1 2 3 4, तो एन का मान क्या लिखते हो, 1 2 3 4 5। और यदि आपको यह ऑर्बिट पता हो जाए, डिस्टेंस पता हो जाए, तो बोर थ्योरी से रेडियस का फार्मूला लिखे हुए हो, एनर्जी का फार्मूला लिखे हुए हो, और वेलोसिटी का फार्मूला लिखे हुए हो। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है। अब मान लो कि तुम लोग पढ़ा था ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s लिखता था, सेकेंड में 2s और 2p लिखता था, इसमें 3s 3p 3d लिखता था, 4s 4p 4d 4f लिखता था। तो इसमें खाली 1s लिखा, इसमें 2s 2p भी लिखी, इसमें भी खाली 2s लिखते हैं, इसमें खाली 3s लिखते हैं। तो ये पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं तो यह पतले पतले लाइन में यह फिर टूट जाता है। तो यदि केवल ऑर्बिट का कंसेप्ट होता तो यह तो नहीं टूटता, यह पतले पतले लाइन में टूट जाता है। यानी ऑर्बिट का भी कुछ भाग है, तो भाग को, पार्ट को क्या कहते हो, सब। तो इसका मतलब ऑर्बिट में भी क्या है, सब ऑर्बिट है। तो यही इसमें अलग अलग सब ऑर्बिट। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सब ऑर्बिट को, जिसे एसपीडीएफ को क्या कहते हो, ऑर्बिटल कहते हो। इसको एल से डिनोट करते हैं, कौन चीज से, एल का वैल्यू 0 टू n-1 होता है। एन का वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी होगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ भी नहीं हो सकता है, इस फार्मूला से बंधा हुआ है। यदि यह फार्मूला है तो एन का मान 1 होगा, तो एल का वैल्यू बताओ। तो एल का वैल्यू फार्मूला है 0 टू, तो n-1, तो 1 - 1 2। हाँ हाँ, 1 - 1 बराबर 2। तो ही ने कहा है, हाँ। तो 0 टू 0 हो गया, तो 0 से 0 के बीच में क्या हो गया, 0। तो जब n का मान 1 होगा तो l का वैल्यू 1 ही होगा, और वह वैल्यू क्या होगा, 0। n बराबर 2 रखोगे तो यह 0 टू 2 - 1,
तो 0 to 1, 0 to 1 यानी L बराबर 2, ये क्या हो गया, ठोकना होगा। L बराबर 2 वैल्यू हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया। जब n का मान 3 रखोगे तो नहीं, 0 to 2 यानी 0 से 2, 0 1 2, L बराबर 0 1 2, नहीं, n का मान 4 रखोगे तो यहाँ 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 0 लिखो, कुछ नहीं लिखना, नहीं बीएससी में पूरा लिखना पड़ता है, अरे तो इसी मुजमानी पढ़ा देते हैं, कॉपी में लिखा हो, जितना अच्छा नोट रहेगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा, बीएससी में लिखना पड़ता है थोड़ा सा। तो यह क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ऐसी आगे बढ़े। तो पढ़ा होगा कि एल का वैल्यू 0 होता है तो एस ऑर्बिटल, पढ़ा है ना। एल का वैल्यू 1 होता है तो पी ऑर्बिटल, 2 होता है तो डी ऑर्बिटल, 3 होता है तो एफ ऑर्बिटल, 4 होता है तो जी, 5 होता है तो एफ। धीरे धीरे एस से पी का एनर्जी ज्यादा है, पी से डी का एनर्जी ज्यादा है, डी से एफ का एनर्जी ज्यादा है। इसके बाद जी एच सब है तो हाईली एनर्जेटिक होता है, इसलिए वो नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता है। और हम लोग इस प्रकार कहते हैं कि ऑर्बिटल कितना है, 4। अब इस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा तो वो बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, समझ गए। तो हम लोग को क्वांटम नंबर पूछेगा तो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, एनर्जी, वेलोसिटी का पता लगाने के लिए कुछ क्वांटम नंबर दिए, कुछ संख्या दिया गया है जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। यह किससे प्राप्त हुआ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्राप्त हुआ है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन, लेकिन ऐसे क्वांटम नंबर 4 हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है, यदि हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट पता हो जाएगा तो रेडियस पता हो जाएगा, एनर्जी पता हो जाएगा, वेलोसिटी पता हो जाएगा। अब है कि हम लोग जानते हैं कि जब स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में देते हैं तो वो पतले पतले लाइन में टूट जाता है। अब क्यों टूट जाता है इसका पहले से कारण नहीं कुछ पता है, टूट जाता है मतलब एक भाग 2 भाग में हो गया, 3 भाग में हो गया, यानी सब भाग हो गया, सब पार्ट जिसको कहो, इसे उस सब पार्ट का क्या नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एल से डिनोट करते हैं और एल बराबर फार्मूला है 0 to n-1। और इस प्रकार एल का वैल्यू 0 आएगा तो एस होगा, 1 आएगा तो पी आएगा, 2 डी, 3 होगा। तो थोड़ा इसको लिखा देते हैं तो फिर आगे पढ़ा देते हैं, क्योंकि खाली प्रवचन से तो काम आपको चलेगा नहीं। क्वांटम नंबर may be defined as a set of 4 numbers with the help of which we can get complete information about all electrons in an atom, that is location, energy, type of orbitals occupied
shape and orientation of that orbitals. Quantum, ऐसे लिखो, there are four quantum numbers. पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से डिनोट करेंगे। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करेंगे। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम से डिनोट करेंगे। चौथा स्पीड क्वांटम नंबर, एस से डिनोट करेंगे। एवं फोर quantum numbers, the first three are obtained by solving the Schrodinger's wave equation, and fourth quantum number, that is spin quantum number, arises due to spinning an electron around its own axis.
समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो इसको लिखते हो, घर पर 2-3 बार जा करके बोलना, तब जा करके याद हो जाएगा। और कम से कम परीक्षा में तो ये सबसे लिखा ही जाएगा, लेकिन और जानने के लिए किताब पढ़ो, परीक्षा में नहीं छूटेगा। तुम लोग जो किताब खरीदे हो, यही किताब ने खरीदा है जी, ऐसने वाला ना, इससे ज्यादा उनको मिल जाएगा उसमें। लेकिन यदि जानकारी लेना है तो और किताब खरीद, या तो कहे थे वो किताब खरीद लो, इसमें देखें बहुत नहीं लिखे हुए हैं, परीक्षा के लिए थोड़ा सा लिखे हुए हैं। कुछ है? एक ठो लिखा देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, क्या लिखोगे? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। ऑर्बिट पता है तो रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं। पहला लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives the average distance from nucleus. From nucleus, that is, it determines the size of electron cloud. By knowing principal quantum number n, we can find radius, energy, and velocity of an electron in hydrogen atom at रेडियस का हो जाएगा r बराबर एन स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम और ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन का Z1 होता है तो -1/n², छोटा वाला लिख देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नहीं, बड़ा वाला भी था लेकिन हम यहीं पर छोटे से कर। और वेलोसिटी Z/n लिखा है, याद है? तो Z1 हो जाएगा तो 1/n 2.184 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, चाहे मीटर में लिखोगे तो 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, EV
तुम लोग पढ़े हुए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी सोल क्या होता है? इंफिनिटी। फर्स्ट को के सेल कहते हो, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को। तो एनर्जी जो होता है के का कम होता है, के से एल का ज़्यादा होता है, एल से एम का ज़्यादा होता है, एन ज़्यादा होता है। इसी यानी फर्स्ट से सेकंड का एनर्जी ज़्यादा, सेकंड से थर्ड का ज़्यादा, थर्ड से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इतना लिखिएगा, अगला दिन लिखा देंगे यूनिवर्सल क्वांटम नंबर। आई ई का मतलब हुआ दैट इज, आई ई का मतलब हुआ दैट इज ने। जैसे ऐसे बना दे तो समझ जाता है कि कौन चीज आदमी, ऐसे समझ जाओ कि दैट इज है। अगला दिन लिखा देंगे सब। चैप्टर बड़ी मजेदार है, समझा? ये चैप्टर नहीं आएगा केमिकल बॉन्डिंग, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ोगे तो सेकंड वगैरह में बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि सब इसी पर बेस्ड है। ऐसे भी बताना क्या है, 11th देखवे किया होगा, 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तब ऑर्गेनिक कुछ घुसा होगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे पार होगा। इसलिए बात को स्थिर से समझिए, बात समझने के बाद रटना तो होगा ही नहीं। आना तो परीक्षा में जाइए कहिए समझते तो है, अब हाथे नहीं चलता है। नहीं, पढ़ाने के लिए हम मुजबानी लिखा देंगे, लेकिन बहुत सारा बात छूट ही जाएगा। इसलिए थोड़ा सा देख कर लिखा देते हैं, ताकि मान लो कि आधा हम छोड़ दे बोर्ड पर और तू लिखा तो तू भी आधा छोड़ दो, तो वहां तक जाते जाते साफ हो जाएगा। तो खाली कहोगे कि समझते हैं, कोई पूछेगा तो समझते हैं, तो समझने से थोड़े होगा, परीक्षा में लिखना पड़ेगा। इसलिए इसको लिख, अभी लिखा, घर पर जा करके रूम बंद कर करके 3 बार जोर से बोल कर पढ़ लो। अब मौका मिलेगा तो एक बार और लिख लो, तो जिंदगी में कहियो नहीं भूलेगा। खाली आज जाकर 3 बार जोर से बोल कर पढ़ लेना। 3 बार आप कसमें मत खा लेना कि गुरुजी 3 बार कहे तो 4 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 बार में घाटा हो जाएगा।